हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, और ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है जूल, अर्ग, कैलोरी और वॉट। इन चारों में से जो सही ऑप्शन हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो आपका जूल है। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। कुछ लोग इसे जो है वो कैलोरी में देखते हैं, लेकिन कैलोरी जो है वो एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, वो आपका सीजियस मात्रक हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में ही नापते हैं, लेकिन एसआई मात्रक क्या होगा, वो आपका जूल होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि डब्ल्यू एफ डी क्रमशः कार्य, बल तथा विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं तो, मतलब कह रहा है कि यदि W जो है वो कार्य है, F जो है वो बल है तथा D जो है विस्थापन है, तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। आप एक बार ऑप्शन देख लें चारों। F इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी, डी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एफ, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि जो कार्य होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा कि W इक्वल टू एफ इंटू डी। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें भी साइंस की क्वेश्चन है उसमें इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण का मान जो होता है वो 90 अंश होता है, जबकि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर नमन नमन कोण या नति कोण का मान 0 होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखिए और साथ ही साथ इस लाइन को भी देखते रहिए कि अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है लाल, हरा, काला, सफेद। तो भू तार मतलब अर्थ वायर, और डोमेस्टिक वायरिंग में जो अर्थिंग के लिए तार हम लोग यूज करते हैं वो किस रंग का होता है। तो वो आपका जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि हरे रंग का होता है। हरा रंग जो है वो ये आपका अर्थ वायर की तरह यूज होता है। न्यूट्रल वायर के तौर पे काला तार यूज होता है, और लाइव वायर जिसको फेज तार कहते हैं वो लाल रंग का होता है। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम है ये किरचॉफ का पहला नियम है। आप सभी को पता है कि किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक धारा संबंधी नियम और एक वोल्टता संबंधी नियम। तो जो धारा संबंधी नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, और जो आपका वोल्टता संबंधी नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो इससे आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करिए, या मैं इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि यदि आप इसे लिख कर किसी कॉपी पर लिखते हैं तो आपको ये ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयार होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि वायु का पानी तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि एक 4/3 दिया रहता है, एक 3/2 दिया रहता है। तो करना क्या होता है कि आप सभी लोगों को आंसर पता रहता है कि 8/9 आएगा या 9/8 आएगा, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है
दिक्कत होता है कि 8/9 होगा या 9/8 होगा, इनमें से कौन सा हम चूज करें। तो देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना कि जिसका अपवर्तनांक पूछेगा हमें ये देखना है कि वो सघन माध्यम में है कि विरल माध्यम में। अभी क्या हुआ है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, तो जल के सापेक्ष कांच जो है वो सघन माध्यम है। तो भाई यहां से क्या हो जाएगा, इसका जो अपवर्तनांक है वो 1 से अधिक आएगा, यानी 9/8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही कांच के सापेक्ष जल का पूछता है, तो कांच मतलब जिसके सापेक्ष पूछता है, मतलब पहले लाइट उसमें से दूसरे वाले में गई है, तो अगर कांच के सापेक्ष जल का पूछता है तो 1 से कम आता है, क्योंकि सघन से विरल में ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में 8/9 हो जाता है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध है। इससे बहुत न्यूमेरिकल भी लगते हैं और ये अपने आप में भी एक जबरदस्त फार्मूला है। k इक्वल्स टू पी अपॉन 2m, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, k इक्वल्स टू 2m अपॉन पी स्क्वायर और k इक्वल्स टू 2pm। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि p इक्वल्स टू अंडर रूट 2 m और k होता है। p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k होता है, तो वहीं से अगर आप k इक्वल्स टू देखेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। और आप सभी लोगों को ये तैयार भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवृत्ति का मात्रक है। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है और बहुत आसान भी है। मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं सबको पता होगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है। और डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का। वाट किसका मात्रक होता है, तो पावर का होता है। और जूल किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है। इससे आपको 4 क्वेश्चन का के जैसा फायदा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन 45 अंश कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उसका पथ होगा। ऑप्शन है सरल रेखा, वृत्ताकार, कुंडलिनीकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, इस जब 45 अंश कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ जो होगा वो कुंडलिनीकार होगा ना, कुंडलिनीकार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरल रेखा और वृत्ताकार कब होगा, तो सरल रेखा तब होगा जब 0 अंश कोण पर प्रवेश करता है। जब 0 अंश कोण पर प्रवेश करता है तब आपका जो है वो सरल रेखा होगा। और जब 90 अंश कोण पर प्रवेश करता है तब ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार। ठीक है, जब 90 अंश कोण पर प्रवेश करता है तो ये वृत्ताकार होगा। और कुंडलनीकार 0 से अधिक और 90 से कम कोई भी एंगल रहेगा तो उसके लिए आपका कुंडलिनीकार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग 20% कम करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखो, मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो फार्मूला k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और उसी फार्मूले पर ये लगेगा। तो अगर संवेग में 20% की कमी की जाएगी तो गतिज ऊर्जा में 36% की कमी हो जाएगी। आप सभी लोग उस फार्मूले पर इसे रखकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, कभी अनुदैर्ध्य कभी अनुप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। ठीक है, संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। और संपीड़न और विरलन के रूप में चलने वाली जो तरंग होती है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसलिए हम लोग का फर्स्ट आंसर जो है वो राइट है। ठीक है, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा अनुदैर्ध्य। और
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल, तो अगर हम एक रस्सी को एक दीवार से बांध कर उसे झटका दें तो रस्सी में जो है जो तरंग उत्पन्न होगी, या तालाब के किनारे बैठ के तालाब में कंकड़ मारे तो वहां पर जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो रिपल्स उत्पन्न होता है, वहां पर वो अनुप्रस्थ होते हैं। तो ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से विमाहीन राशि है प्रतिबल, संवेग, कोण और चाल। इनमें से कौन सा विमाहीन राशि है? तो प्रतिबल, संवेग, कोण या चाल। तो इनमें से विमाहीन राशि है कोण, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, और चाप भी लंबाई है तो लंबाई के लिए एल लिखेंगे, त्रिज्या भी आपकी लंबाई है तो उसके लिए भी एल लिखेंगे, और एल एल से कट जाएगा तो कोई विमा ही नहीं बचा, इस वजह से इसका कोण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक घन की भुजा के मापन में 2% की त्रुटि होती है, इसके आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो देखो, जो घन का आयतन होता है वो होता है v इक्वल्स टू ए क्यूब, v इक्वल्स टू ए क्यूब होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत त्रुटि वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो ये पावर होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई होता है, तो 3 आगे आ जाएगा और 2% का एरर हुआ ही है, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 6%। ठीक है, 6% जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संवेग कैसी राशि है? ऑप्शन है सदिश, अदिश, प्रदिश और इनमें से कोई नहीं। तो संवेग जो है भाई, वो ध्यान रखना कि वो सदिश राशियां हैं। संवेग सदिश राशि है। संवेग हुआ, आवेग हुआ, बल हुआ, विस्थापन हुआ, ऐसे सभी राशियां जिसमें दिशा की भी जरूरत होती है वो सदिश राशि कहलाती हैं, और जिनमें केवल परिमाण की जरूरत होती है वो अदिश राशि कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो संवेग है वो आपका सदिश राशि है। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है वो यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 4.9 मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो आपका 0 होता है, यानी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस माध्यम में जिस संचालन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो आपका विकिरण होता है। ठीक है, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल कुचालक की भांति होते हैं, सुचालक की भांति होते हैं, चांद के प्रकाश को रोकता है और नर्म होता है। तो देखो भाई, बादल जो है वो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश दिन भर आया रहता है उसको वापस नहीं जाने देते हैं, यानी गर्मी को वापस नहीं जाने देते हैं, और जब जाने ही नहीं देंगे तो वो कुचालक की भांति कार्य करेंगे। इसलिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी जो है वो आपको बहकाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 18, चांद पर जी का मान होता है, चंद्रमा पर जी का मान होता है g/6, g/8, g/4, g/5। यहाँ जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का। तो चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, यानी हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो किलोग्राम भार आ जाए, तो 1 किलोग्राम भार में, 1 केजी वेट में आपका जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ 27 है, 27 में 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 264.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आप रखिएगा कि 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है 264.6 न्यूटन के, और 1 केजी वेट कितने के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछता है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो किलोवाट घंटा जो है भाई, वो आपका ऊर्जा का मात्रक है। लोग वाट देखकर इसको समझ लेते हैं कि ये शक्ति या सामर्थ्य का होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है। टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है, तो टंगस्टन जो है उसका संकेताक्षर या प्रतीक जो है वो डब्ल्यू है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो लैटिन नेम होता है वो होता है वोल्फ्रम। वोल्फ्रम से डब्ल्यू जो है वो इसके संकेत अक्षर के लिए लिया गया है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीज जो है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद था, लेकिन तब याद था जब ऑप्शन में कपूर दिया रहता है। यहाँ तो कपूर दिया ही नहीं है, तो आप लोगों के दिमाग में सोच रहे होंगे कि कौन सा सही है। तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम लोग नौसादर भी कहते हैं, ये आपका गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक जटिल लवण है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, जो हम लोग सर्फ कहते हैं। तो अपमार्जक जटिल लवण किसका है? तो अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का। ध्यान रखिएगा भाई, सोडियम का जटिल लवण होता है अपमार्जक। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि प्रोटॉनों की संख्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु क्रमांक होता है भाई, वो आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन ध्यान रखिएगा कि परमाणु क्रमांक जब भी आपसे पूछेगा तो आपको प्रोटॉनों की संख्या पर ही टिक लगानी है, न कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बोरेक्स का सामान्य नाम है। बोरेक्स का सामान्य नाम है। तो ऑप्शन है अमोनिया, सुहागा, नौसादर और जिप्सम। तो बोरेक्स का जो जनरल नेम है वो आपका सुहागा है। ठीक है, बोरेक्स का जो जनरल नेम है वो आपका सुहागा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग इस पे पूरा ध्यान रखिएगा कि बोरेक्स मतलब सुहागा, और इसका केमिकल जो फार्मूला है वो क्या होता है, Na2B4O7.7H2O। तो इसको ध्यान रखिएगा, या 6H2O होता है, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, 6, 1, 8। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना जो है अष्टक पूरा करता है,
और अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है या जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा होता है उसे संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण का गुण सर्वाधिक होता है। तो विसरण का गुण सर्वाधिक होता है, ऑप्शन है ठोसों में, गैसों में, द्रवों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो विसरण का गुण होता है वो सर्वाधिक होता है द्रवों में। विसरण का मतलब होता है दो पदार्थों के कणों का इंटरमिक्सिंग यानी आपस में मिश्रण। तो गैसों में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में, और सबसे कम ठोसों में या ठोसों में नहीं ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अम्ल की क्षार से क्रिया के उपरांत बनता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मिश्र धातु, लवण और अधातु। तो अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। ठीक है, अम्ल से जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। जब दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। अधातु क्या होता है? अधातु जिसमें से विद्युत का चालन असंभव हो, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस है, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस है, ऑप्शन है CO प्लस H2, CO2 प्लस H2, CO प्लस Cl2 और CO प्लस N2। तो भाई जो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है वो होता है CO प्लस N2। और ये जो CO प्लस H2 है इसे वाटर गैस या जल गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोड्यूसर गैस जो है वो CO प्लस N2 है। अच्छा, ये मैं इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जोर देकर बता रहा हूँ क्योंकि CO प्लस H2 और CO प्लस N2 में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है? विरंजक मतलब जो सब्सटेंस कलर उड़ा दे। ऑप्शन है SO2, H2S, Cl2 और ये सभी। तो विरंजक के तौर पर यानी डीकलराइजिंग सब्सटेंस के तौर पे जो है वो SO2 भी यूज होता है, H2S भी यूज होता है और Cl2 भी यूज होता है। तो इसलिए जो हम लोग का फोर्थ ऑप्शन है ये सभी वो राइट आंसर हो जाएगा, और हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है? ऑप्शन है आर्गन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अक्रिय गैस यानी 18वें ग्रुप में जो गैसेस पाई जाती हैं उनको अक्रिय गैस कहते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका आर्गन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 8। ठीक है, 18। सभी लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है तांबा, चांदी, सोना, जस्ता। तो विद्युत का सर्वाधिक सुचालक जो है वो आपका चांदी है, सबसे अधिक चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे नंबर पर सोना और चौथे नंबर पर एल्यूमिनियम है। जस्ते की कोई बात नहीं हम लोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो देखो भाई, हीरा ग्रेफाइट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन और फ्लोरीन में दिक्कत है। एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था फुल रीन, थर्ड ऑप्शन फुल रीन होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन लिखा गया है, तो आप लोग थर्ड ऑप्शन को फुल रीन ही कहेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरीन, ये उसका नहीं होता है क्योंकि ये एक तत्व है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन नहीं होता, बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये होता है, जिसको हम लोग कहते हैं C60 बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये सभी होते हैं और ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3.6H2O और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान ये रखेंगे आप लोग कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3 है। क्वेश्चन नंबर 35, सोडियम HCl के साथ क्रिया करके देता है। तो देखो, जब भी कोई धातु
अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि H2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग बायो वाले क्वेश्चन पर। जबरदस्त क्वेश्चन है। रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो जो रेशम पालन होता है वो आपका सेरिकल्चर कहलाता है। और रेशम कहाँ से निकलता है? तो रेशम के कीड़ों के लार्वा से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखें। कभी कभी पूछता है कि रेशम के कीड़ों के से रेशम कैसे प्राप्त होता है? तो उसके लार्वा से। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? वसामय ऊतक, उपास्थि, उपकला और स्नायु। तो जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है वो आपका स्नायु होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिगामेंट्स कहते हैं। तो स्नायु जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन के तौर पे भी काम करता है? तो जो ऐसा अम्ल है वो आपका एस्कार्बिक अम्ल है। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल ये आपका जो है वो विटामिन भी है और अम्ल भी है। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है जो फालतू टाइप का हो, आपका और मेरा दोनों लोग का टाइम पास हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे या किसी तरीके से भी आप इसमें से 50 क्वेश्चन में से सभी लोग वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि उनका कितना सही हुआ था। तो इस चीज़ को भी बताते रहेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39 है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। मतलब कि वह कौन सा घटक है जो इसका रक्त का थक्का बनने से रोकता है? ऑप्शन है एंटीबॉडी, हिपेरिन, थ्रोम्बिन और हीमोग्लोबिन। तो आप सभी लोगों का, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में पता हो कि ये हिपेरिन जो होता है ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं काफ़ी ऊपर चला गया था। खाने के सोडे का सूत्र जो है वो आपका ये है, सोडियम। इसके बाद हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 38, हिपेरिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखकर खुश हो गए होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पावर हाउस जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ये क्लास 9th का भी बच्चा बता देगा कि, तो क्लास 9th और 10th की तो वीडियो चल ही रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो है कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये एक और जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें से आत्महत्या की थैली कहलाती है, सुसाइडल बैग जो है वो कहलाता है। ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन है हम लोग का लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्गी काय और कोशिका। तो लाइसोसोम जो होता है वो आपका आत्महत्या की थैली कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। इसी में आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से रतौंधी बीमारी। चलिए, अरे सॉरी, वो सॉरी मैं गलती बोल दिया था। जो आपका विटामिन
ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। सी से तो स्कर्वी ही होता है। वो मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र एवं त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि रतौंधी बीमारी जो है वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है, तो नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा जो करता है वो आपका विटामिन ए है। विटामिन ए जो है वो हमारा नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और कुल मिला जुला के 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें अगर जोड़ों की बात की जाए तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो रक्त में रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत भाग होता है भाई? तो 40 से 45% भाग होता है और 60 से 65% भाग जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रक्त कणिकाएं यानी कार्पल्स जो होते हैं वो 40 से 45% होते हैं और 60 से 65% आपके प्लाज्मा होते हैं। अभी प्लाज्मा डोनेट करने की बातचीत चल रही है जो कोरोना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, त्वचा, नाड़ी तंत्र और श्वास नली। तो मिर्गी रोग जो है उसमें आपका जो है वो नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अक्सर ये थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन है तो लोगों को ध्यान नहीं आता है। तो मिर्गी में नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, श्वास नली जो है वो अस्थमा में होता है, या कह सकते हैं आप तो कोविड-19 में भी श्वास नली की ही दिक्कत है। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो हम लोग का मिर्गी होता है उसमें नाड़ी तंत्र प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 47, चेचक के टीके की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक और एडवर्ड जेनर। तो चेचक के टीके की खोज की थी मिस्टर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है जीवाणु, इन्फ्लुएंजा रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से और इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो आपका विषाणु से होता है। ठीक है, वायरस, विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है? तो ध्यान रखिएगा कि आग्नाशय यानी जिसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज, ये जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। और आग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। आग्नाशय से इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 50, पुष्प का नर भाग होता है बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर और अंडक। तो ध्यान रखिएगा कि पुष्प का नर भाग जो होता है वो आपका पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर है। और आज की ये 50 वीडियो की सीरीज ख़त्म हुई। तो आप सभी लोगों को थैंक यू अविनाश सर की तरफ से। और आपको वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल लगा हो, काम का लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। हम लोग आपको लगातार इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इस तरह से आज की वीडियो समाप्त हुई। थैंक यू।